बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। आप आजकल हमें काफ़ी दफ़ा देख रहे हैं, लेकिन हमारा आजकल सीज़न है स्पोर्ट्स सहाफ़ियों का, स्पोर्ट्स के जो तज्ज़ियाकार हैं उनका सीज़न है, तो हमें बर्दाश्त आपको करना होगा। ये तो हमारा वीकली प्रोग्राम है। वैसे आप हमें दिन में भी देखते हैं, उसके अलावा शाम में TV 1 पर भी आपके सामने हम हाज़िर होते हैं और भी मुख्तलिफ़ चैनल्स पर भी आप देखते हैं, लेकिन ये हमें बर्दाश्त करना होगा आपको। खैर, आज भी हम बात करेंगे वर्ल्ड कप का सीज़न है। वर्ल्ड कप का फाइनल अब होने जा रहा है इतवार को मेलबर्न के क्रिकेट स्टेडियम पे, जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान का मुकाबला करेगी। क्या दोनों टीम्स की का मुवाजना अगर हम करें तो क्या सूरत हाल होगी? पाकिस्तान की सिलेक्शन अब कैसी है? आपको अब सिलेक्शन कैसी लगती है? क्योंकि एक महीना पहले तक या कम से कम 15 रोज़ पहले तक तो सिलेक्शन के हवाले से बहुत बातें हो रही थी। तो मैं मोहम्मद वसीम का हमने इंटरव्यू भी तकरीबन 1.5 माह पहले किया था, वो भी आपने देखा। उसमें उस वक्त उन्होंने सिलेक्शन के बारे में जो बातें की थी वो भी हम उसको भी सामने रखेंगे, और हम जो तनकीद करते हैं उसके हवाले से भी आज बात करेंगे, क्योंकि जो शख्सियत मेरे साथ हैं वो बहुत पर्टिनेंट हैं इस हवाले से। हारून रशीद साहब पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट तो खेली, लेकिन पाकिस्तान की जूनियर सतह पे कोचिंग भी की। उसके अलावा पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर भी रहे, पाकिस्तान के डोमेस्टिक डायरेक्टर भी रहे, और इन पर इतनी तनकीद हुई कि बहुत ज़्यादा, इन जैसे कि सब कुछ इन्होंने किया है, जो नया सेटअप आया वो भी इन्होंने किया है, उस पर भी हम बात करेंगे आज। और दूसरे मेरे मेहमान बदियू जमा हैं, और तीसरे हमारे एक साथी हमें ज्वाइन करेंगे फ़ोन लाइन पर। उनका तारुफ मैं उसी वक्त कराऊंगा। हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप हमें रोज़ाना वक्त देते हैं, लेकिन आज आपने उसी वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाँ, अब ऑब्वियसली क्योंकि जैसे आपने कहा कि क्रिकेट का सीज़न है, वर्ल्ड कप का सीज़न है, और माशाल्लाह पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई है, और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह खेलती रही जिस तरह वो खेल के आई है आउट ऑफ नो वेयर। तो मेरे अपने नज़दीक बड़ा अच्छा मुकाबला होने जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड का। इंग्लैंड डेफिनेटली भी बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही है, लेकिन पाकिस्तान का जो एक सिलसिला होता है ना कि पाकिस्तान कहीं से भी आगे हमला कर देता है, वो जो है उसके लिए इंग्लैंड थोड़ा सा तैयार उसको रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त। चले, इस पर भी हम बात करेंगे। बदियू जमा बैठे हैं, ये भी पर्टिनेंट आदमी है, बहुत मौजू आदमी है उस बात के लिए जो आज के लिए हम आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे करेंगे। बदियू जमा साहब, कहीं कहीं हम पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम तनकीद करने में थोड़ा जल्दी कर देते हैं, या हम एक टारगेट बना लेते हैं किसी शख्स को, जिस तरह इनको बनाया गया था। इस तरह मोहम्मद वसीम आजकल निशाने पर थे, 15 दिन पहले तक तो ऐसे ही था। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जब आसिफ भाई, वही हम बात रोज़ाना की बुनियाद पे करते हैं कि जब टीम हार रही होती है ना, तो हर कोई तनकीद करता है, वो सिलेक्शन पे भी तनकीद करता है, वो खिलाड़ियों पे भी तनकीद करता है, और जब टीम जीत रही होती है सब तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। एक तारीफ़ होती है तामीरी के, तनकीद होती है तामीरी जो हम कर रहे होते हैं कि इससे पाकिस्तान टीम की बेहतरी हो, और एक वो तनकीद होती है जो बिला वजह की जाती है कीचड़ उछालने के लिए। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो। ये चीफ सेलेक्टर के पास अगर 30 लड़के थे, 30 में उसने 18 लड़कों को मुंतखब करना था, तो ये ऑप्शन उसके पास यही था। अब देखिए, इसके अलावा आप किसको लेके जाते? आप मिडिल ऑर्डर में वो बात कर रहे थे कि शोएब मलिक को ले जाएं या पुराने किसी खिलाड़ी को ले जाएं, तो फिर इसका मतलब है कि हम आगे तो चले ही नहीं। अगर हमने पीछे ही वही 40 या 42 साल के लड़के को ही दोबारा टीम में लाना है, तो मेरे ख्याल में फिर आपकी सिलेक्शन तो शोएब मलिक को बाहर रखा था। वो चीफ सेलेक्टर ने हमें इंटरव्यू जो दिया था उसमें उसने वाजे किया था इस पर कि शोएब मलिक को पिछले वर्ल्ड कप के बाद हमारे प्लान से शोएब मलिक आउट हो गया था। तो पिछले वर्ल्ड कप जो 2021 में हुआ था, वहाँ से ये प्लानिंग का हिस्सा थे ये 15-20 लड़के। बिल्कुल, यही तो मैं आपसे आसिफ भाई कह रहा हूँ कि ना, जो टीम की प्लानिंग होती है, और मेरे ख्याल में अब चीफ सेलेक्टर ने साहब कह दिया था कि हम उन लड़कों को आगे मौके देंगे जो हमारा मुस्तकबिल हो, जो आगे जाके T20 खेलें, वनडे खेलें, टेस्ट खेलें। तो मेरे ख्याल में शोएब मलिक अगर एक आध इवेंट खेल भी सकते, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में उनकी आप कारकर्दगी भी देखेंगे, पिछले जितने भी इवेंट हुए हैं या सीरीज़ हुई हैं उसमें उस तरह की परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। तो सिलेक्शन जो सिलेक्टर होता है, चीफ सेलेक्टर होता है, वो चारों तरफ हर चीज़ को देख रहा होता है। हम तो कहते हैं जी कि उसने लैपटॉप पे जो है वो सिलेक्शन कर दी, हमने कहा उसने जो है वो PSL को देख के सिलेक्शन कर ली, लेकिन चीफ सेलेक्टर को इधर से भी सुननी पड़ती है, हमारे से भी सुननी पड़ती है, लोगों से भी सुननी पड़ती है जब टीम बुरा कर रही हो। लेकिन 2-3 नामों पे लोगों ने एतराज़ किया, तो आज भी है, क्योंकि वो जब उनको नई रिजर्व से आप लेके आए हैं हारिस को, तो वो 2-3 नामों पे आज भी लोग बात करते हैं कि अगर वो नहीं खेल रहे थे तो उनको रखा क्यों। लेकिन मसला उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन मिडिल ऑर्डर में कोई तगड़ा आपके पास मिडिल ऑर्डर हो T20 का, तो वो अगर आप ले आते तो ज़्यादा बेहतर था। हारून भाई, आप कैसे देखते हैं? तनकीद आपने बहुत सही है, आप अभी तक सह रहे हैं तनकीद। एग्जैक्टली, देखें, तनकीद तो इसका पार्ट है। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो जीत है।
अगर आप जितना जीतते चले जाएंगे ना, तो आपकी तमाम वो बुराइयां जो हैं वो छुप जाती हैं। मेरे अपने नज़दीक आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मैं चीफ सेलेक्टर था तो हमारी टीम हार गई थी, इसकी वजह से पूरी की पूरी वो जिम्मेदार ठहरा दिया हमें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब ये वसीम भी जब बने थे तो मैंने बहुत दफ़ा जब भी इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे तो मैं कहता था, क्योंकि मैं खुद चीफ सेलेक्टर रहा हूँ तो मुझे पता था उसको क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। सो मैं उस वक्त से भी यही कह रहा था कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इसके अलावा तो उसके पास है ही नहीं, वो किस में से सिलेक्ट करेगा। सो इन्हीं में से उसे सेलेक्ट करना है। हाँ, आपको ये ज़रूर हो सकता है कि जो पॉइंट इन कंटेंशन या जो बोन ऑफ कंटेंशन थी वो थी शुएब मलिक और वो थे सरफराज। ये दो बंदे थे जिसकी वजह से लोग कह रहे थे कि इनको टीम में होना चाहिए, बाकियों को नहीं होना चाहिए, जो दो प्लेयर्स आ रहे थे। उस वक्त भी यही मैं उनको कह रहा था कि अगर तो वो स्टिक कर रहे हैं किसी भी प्लान के ऊपर, मुझे सिर्फ ये ख़तरा था, क्योंकि आई थिंक जो कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, मुझे सिर्फ ख़तरा ये था कि वर्ल्ड कप से पहले जितनी भी प्रिपरेशन हो रही थी उसमें बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो फेल हो रहे थे। इसीलिए लोग बार बार कह रहे थे कि देखिए ये लड़के फेल हो रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में कोई अच्छा नहीं कर रहा, इफ्तिखार भी नहीं अच्छा कर रहा, आसिफ भी अच्छा नहीं कर रहा, तो आप एक्सपीरियंस प्लेयर्स को क्यों नहीं लेते कि शुएब मलिक की सूरत में है या सरफराज की सूरत में है। आई थिंक उन्होंने उस पर स्टिक किया। इसमें जो सबसे बड़ा ये देखिए, लोग सिर्फ चीफ सेलेक्टर को कहते हैं कि उसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चीफ सेलेक्टर अकेला टीम सेलेक्ट नहीं करता, ये एक पूरी टीम मैनेजमेंट उसके साथ अपने सिलेक्टर्स होते हैं, प्लस टीम मैनेजमेंट, कप्तान और कोच, उसका बहुत बड़ा अमल दखल होता है। और आपको कैप्टन की बहुत सारी बातों को मानना भी पड़ता है, लेकिन अगर वो जेन्युइन हो। सो मुझे भी इस किस्म के बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते थे, लेकिन आई थिंक क्योंकि अब टीम अच्छा कर गई है। देखिए, इशू जो मुझे सिर्फ इशू था वो ये था कि जो अनफिट प्लेयर्स हैं उनकी वापसी बगैर खेले हुए हो रही थी। दैट इज़ द ओनली इशू। आई थिंक उसमें एक अभी भी मैं कहता हूँ कि फेल हुए। फ़खर जमान जो है वो फिट नहीं थे, वो खेले, गलत हुआ। शाहिन शाह अफरीदी ने अपना कम बैक किया बिकॉज उसको सिर्फ 2 वार्म अप मैचेस मिले थे जिसमें से एक में वो बॉलिंग कर सके थे। आहिस्ता आहिस्ता उनको क्योंकि मैचेस मिलने ज़रूरी थे, वो मिलते चले गए, अपनी फॉर्म में वापस आए, जो कि पाकिस्तान को पे किया। और हो सकता है कि फाइनल में भी शाहीन आफरीदी का जो इम्पोर्टेंट, शाहिद आफरीदी आपके जहन से निकलता नहीं है। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली शाहीन और शाहिद एक साथ ही, और भी वजह हो गए। और भी वजह वदी से पूछूंगा मैं, और भी क्या वजह इनके जबान पे शाहिद अफरीदी का नाम क्यों आता है? हर दफा आता है जब भी शाहीन का जिक्र होता। ये है कि अरुण भाई की जो जब कोच थे, जब मैनेजर थे, जब डोमेस्टिक को देखा करते तो शाहिद आफरीदी जो है इनके सामने, इन्होंने कप्तान भी उनको बनाया। फिर आपको याद होगा कि एक जहाँ से शाहिद आफरीदी बने थे, वो जब इनसे एक लड़का मांगा गया था, वहाँ पर इनफिट हो गए थे आपके लेग स्पिनर, तो मुश्ताक अनफिट हो गए थे। तो उसके बाद जो है इन्होंने वहाँ से पाकिस्तान के अंडर 19 वेस्ट इंडीज में थी, फिर 19 थी, तो वहाँ से शाहिद आफरीदी को इन्होंने ही भेजा था। शाहिद आफरीदी हो सकता है रिगार्ड कर रहा हो, लेकिन वो मैच शाहिद आफरीदी बना ही वहीं से है, और उसके बाद उसे पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जब अब लोग जो थे, और वहाँ मुझे ये भी पता चला कि जब हम बातें सुनते थे कि भाई उसको ये कहा गया कि आपने ओपन करनी है, और ओपन करने के बाद जब उसने नेट पे बैटिंग की तो जो बॉल बकायदा तो वह गीली करके उससे बैटिंग करवाई गई थी, और उसने छक्के जो मारे थे वो ग्राउंड से बाहर गए थे। मैं एक और दिलचस्प बात बताऊँ, उसमें शादाब कबीर भी गालिबन थे टीम में। शादाब कबीर थे उस वक्त, या वो शादाब कबीर ने मुझे किस्सा सुनाया था, वो शाहिद अफरीदी के रूममेट थे जूनियर, उस पर किसी जूनियर टीम में किसी रूममेट थे। वो कह रहे थे कि इसको रात में सलीम मलिक के पास, मैं सलीम मलिक के साथ बैठा हुआ था। हाँ। सलीम मलिक ने ये मुझे किस्सा सुनाया कि भाई ये जब आया तो सब इसको देख रहे थे कि यार ये नेट पे बैटिंग कैसी कर रहा है, ये तो बार बार छक्के मार रहा है। तो सब ने फैसला किया यार ऐसे ही हमें बहुत ज़्यादा रन की जरूरत है, तो क्यों ना इसको जो है वो हम ओपन भी देते हैं। तो एक रिस्क लिया गया था और उसने उसमें कर दिया, और वो पाकिस्तान टीम में भी आ गया। चले, अब तो खैर तजज़ियाकार है, ये सही कह रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो इन्होंने परसिस्ट किया प्लस टीम ने परफॉर्म किया। शाहीन आफरीदी फॉर्म में वापस आए, जो कि बहुत अच्छी चीज़, ये बहुत बड़ा गैम्बल था जो पाकिस्तान की थिंक टैंक ने किया, जिसमें सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट। फिर मैं ये फील करता हूँ कि बाबर आजम एंड कंपनी जो थे वो प्रॉब्ली सीनियर प्लेयर्स के होते हुए अपने आप को उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। ये भी एक और अच्छा डिसीजन जो पे बैक हुआ। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि बहुत सारे इश्यूज हैं। देखिए ना, लोग अब इस सिस्टम की बात कर रहे थे, अभी आपने जो बात की, तो वर्ल्ड कप अगर इंशाल्लाह जीत के आ जाते हैं तो कोई सिस्टम को बुरा कहेगा? आप सिस्टम तो बिल्कुल अलग चीज है, सिस्टम एक अलग चीज है। मतलब आप बिल्कुल, इनमें से कोई भी लड़का इस सिस्टम का अगर पैदावार है तो बता दें। देखिए, आपने वर्ल्ड कप अगर जीत जाते हैं, अल्लाह करे जीत जाए, हमारी दुआएं सबकी दुआएं, लेकिन आपको
जहाँ पर आपने लैग किया, जहाँ पर आपकी खामियां हैं, जहाँ आपको जरूरत है वहाँ आपको जरूरी तौर पर जो है काम करना चाहिए। जरूरी एक ही इस वर्ल्ड कप में आपकी क्रिकेट खत्म नहीं हो जाती, आपने आगे बड़ी सीरीज खेलनी है, फिर आपने वर्ल्ड कप खेलना है, फिर आपने एशिया कप खेलना है। तो ये चीज़ें अगर आज आपने उसको पीछे छोड़ दिया कि भाई हम जीत गए, और फिर लेकिन दोबारा अगर ये मौका आता है और आप इस तरह की गलतियां करते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो सिस्टम को आपने इस चेंज, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपने बनाया हुआ है, तो देखिए आज कल तक हम भी बात कर रहे थे कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर का काम क्या है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर का काम यही है कि कोई भी लड़का इनफिट होता है, कोई भी लड़का इंजरी का शिकार होता है, कोई भी जूनियर टीम ट्रेनिंग करती हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ पर ये है कि कोचेज होने चाहिए जो इन खिलाड़ियों को देखें। अगर तमाम लोगों को, डॉक्टर्स को भी, जूनियर कोचेस को भी और कोचेस को भी साथ लेके आप चले जाएंगे, तो फिर यहाँ पर बड़ा वो मसले मसाइल होंगे। सेंटर तो यकीनन बहुत अच्छी बात की इन्होंने। आउट ऑफ फॉर्म, देखिए ये सिर्फ इंजरी का इशू नहीं है, जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स भी होते हैं वो भी आके अपनी फॉर्म को रीगेन करने के लिए वेरियस उनको ड्रिल्स करवाई जाती हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं ताकि वो जो भी वो खामियां या जो गलतियां वो कर रहे हैं उनसे वो दूर हो। क्योंकि ये नॉट ओनली इन पाकिस्तान, हर जगह यही होता है कि जहाँ भी ये इश्यूज होते हैं वहाँ वो अपनी उसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भेजते हैं, वहाँ उनके साथ कोचेज होते हैं, उनके साथ वेरियस, क्योंकि वीडियोस एनालिसिस के थ्रू उनकी वो मिस्टेक्स को पकड़ते हैं। क्योंकि देखें ना, फॉर इंस्टेंस अगर मैं बैट्समैन हूँ, 10 इनिंग्स में मैं 8 दफ़ा LBW हुआ हूँ और 2 दफ़ा बोल्ड हुआ हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि इनकमिंग बॉल के ऊपर जो है वो मुझे इश्यूज हो रहे हैं ना। सो उसके ऊपर फिर वो उसको वेरियस टेक्निक के जरिए वो करते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक जो भी इस पूरे वर्ल्ड कप में आपने जो खामियां देखी हैं उसको आपको पेन डाउन कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर आपने उसके ऊपर काम करना है। जो एक अच्छी चीज़ पाकिस्तान के लिए जो मैं फ्यूचर की देख रहा हूँ, पाकिस्तान का जो ये यूनिट बना हुआ है ना, ये यंग है, इसमें लॉन्गेविटी होगी। सो इनको फोकस क्रिकेट की तरफ ही रहना चाहिए, क्योंकि बाद जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब हमने कोई चीज़ कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो फिर हमारा फोकस थोड़ा सा हट जाता है। तो आई थिंक ये जितने भी प्लेयर्स हैं मेरे अपने नज़दीक, ये यंग प्लेयर्स हैं, ये आज से 5 से 6 7 से 8 साल तक ये क्रिकेट खेल सकते हैं। प्लस जो नया बैच आ रहा है यंग प्लेयर्स का, अंडर 19 से आएगा, ये अंडर 21 से। सो अब पाकिस्तान की जो एज ग्रुप है वो बहुत अच्छा बन गया है सीनियर टीम का, तो ये मुझे लगता है अच्छा करते चले जाएंगे आगे। तो ये लॉन्गेविटी जो है ये बड़ी है, अच्छी है पाकिस्तान के लिए कि यंग लड़के आए। लेकिन इस डिस्कशन में अब तक हमें एक चीज़ समझ में आई कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ क्रिकेट सेटअप, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर वो आखिरी बॉटल नेक है जहाँ से लड़के निकल के जाते हैं। पाकिस्तान के बड़े कोचेज़ वहाँ थे, शाहिद असलम और उसके अलावा और राना साहब हमारे जो हैं, क्या नाम है, मंसूर राना, शाहिद असलम और उमर रशीद, ये 3 कोच, एक बैटिंग कोच, एक बॉलिंग कोच और एक ओवरऑल कोचेस को देखने वाले शाहिद असलम, ये सब टीम के साथ हैं। उसके अलावा सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ, ये भी NHPC में थे लेकिन ये भी अब टीम के साथ है। तो NHPC में क्या हो रहा है ये सोचना चाहिए रमीज़ राजा को। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्पोर्ट्स वन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मुझे एक और गेस्ट ने अब ज्वाइन कर लिया है, वो लाहौर में है इस वक्त और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के लिए 2003 में एक मैच खेला, वनडे मैच खेला पाकिस्तान के लिए, उसके बाद से वो पाकिस्तान टीम में नज़र नहीं आए, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में इतना अच्छा उनका रिकॉर्ड था। बड़े स्टाइलिश बैट्समैन हुआ करते थे, राइट आर्म। फैसल अतर अभी लेवल 3 कोच हैं और लाहौर की एक एकेडमी में अभी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। फैसल अतर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ, थैंक यू। और बस बिजी हैं, चल रहे हैं, अब आपके साथ हैं। भाई आपको तो एकेडमी में होना चाहिए था, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, आप वहाँ पे नहीं है, किसी और एकेडमी में काम कर रहे हैं। ऐसा दुख हुआ मुझे ये जान के। नहीं, शायद आपको फीलिंग ऐसी आ रही हो आसिफ, लेकिन एज क्रिकेटर और अब नाउ इन कोचिंग रोल, तो हम तो किसी भी जगह पे अगर हैं और इसी रोल में हैं तो हम तो फीलिंग अच्छी है, हमारी फीलिंग अच्छी है और हम इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। एक जिम्मेदारी का काम है, हमें कहीं पर भी रह के अपनी जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से अदा करना है ताकि आगे चल के चीज़ें अफेक्टिव फॉर पाकिस्तान हो। क्योंकि प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो थोड़े से कम हैं, तो ये इस तरह की अकेडमीज और इस तरह की अगर जगहें हमारे पाकिस्तान में बनी हुई हैं तो आई थिंक ये बड़े इफेक्टिव हो जाएंगी आगे चल के इन फ्यूचर। अच्छा, आपकी एक्सपर्टीज़ पर मैं बात कर लेता हूँ। अभी पाकिस्तान फाइनल में पहुँच गया, ठीक है। इंडिया की टीम कल जिस तरह से खेली, इंग्लैंड ने उनको बिल्कुल बच्चों की तरह हरा दिया। इंडिया की टीम में क्या आपको अगर 3-4 खामियां मोटी मोटी नज़र आई तो वो शेयर कीजिएगा।
देखिए इंडिया की टीम तो आपको पता ही है कि उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, और लेकिन जो बैट्समैन उनके पास है जिस लेवल के, वो उस तरह का परफॉर्म कर नहीं पाए। रोहित शर्मा भी फंसे हुए थे, रन उनके बल्ले से इस तरह निकल नहीं रहे थे जितने डिमांड थी। उसके अलावा केएल राहुल फॉर्म में थे लेकिन उस दिन चले नहीं, और सूर्य कुमार यादव पे बड़ी हैवीली डिपेंड कर रहे थे क्योंकि वो बड़े फ्लो स्टेट में थे। लेकिन लग ये रहा था कि जितने कंसिस्टेंट वो परफॉर्म कर रहे हैं, किसी एक आधे मैच में फेलियर आएगा। उसके अलावा बॉलिंग उनकी वीकनेस है, इंडिया की इतनी इफेक्टिव नजर नहीं आई। वो जो प्लान शुरू किया उन्होंने स्पिनर के साथ, तो वो भी कारगर साबित नहीं हुआ। और अगर जॉस बटलर और हेल्स सेटल हो जाए एक दफा और लंबा खेल जाए, तो वो किसी भी टीम के लिए बहुत डेंजरस हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हारून बात कर रहा हूँ। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। हाँ साहब, ठीक हो? यार मुझे ये बताओ कि तुम्हें, आपको इंडिया की जो टीम सिलेक्शन के ऊपर ख़ास तौर पर अश्विन को भी जो इतना उन्होंने चांस दिया, जबकि लेग स्पिनर वहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं इंडिया की सिलेक्शन का कोई इशू नज़र आया? कुछ नजर आ रहा था, सिलेक्शन का भी इशू, और कुछ रोहित शर्मा की कप्तानी का भी मामला नजर आया। इस तरह वो परफॉर्म नहीं कर पाया। हालांकि अगर जो पीएसएल में जो खेल रहे हैं, आईपीएल में सॉरी, तो उसमें जो कप्तानी करते हैं तो उसमें तो काफी टाइटल्स उनके बैच में आ गए हैं, उनके बेल्ट में। लेकिन यहाँ पर इतने इफेक्टिव नजर नहीं आए इंडियन टीम का एज कैप्टन। तो ये कॉर्नर भी थोड़ा वीक नजर आया, इसीलिए सिलेक्शन का भी मामला रहा, यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लेयर्स का भी मामला रहा। सो काफी चीजें उनमें ऐसी नजर आ रही थी इंडिया की। वो लकीली आगे निकल गए और सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन इसी वजह से वो गिर भी गए। लेकिन जनरली आप देखा जाए तो हारून भाई, आपको भी पता है कि इंडिया की टीम में सिर्फ वो बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है, और बैटिंग पे बड़ा हैवीली रिलाय करते हैं। राहुल डेविड बड़ा जबरदस्त माइंडसेट है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी इतने इफेक्टिव अगर हम ओवरऑल देखें इस टूर्नामेंट में तो नजर नहीं आए। मे भी है कि केमिस्ट्री इतनी नहीं मिल रही हो, या कोई इश्यूज तो नजर आए, आपने भी नोट किया होगा। वरना इंडिया की टीम लगती थी कि फाइनल तक तो पहुंचेगी। अच्छा फैसल, जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो साबिक क्रिकेटर्स जो हैं और जो भी कुछ भी नहीं कर रहे, तो उनको कोचिंग की तरफ लेके आ गया। आप इमरान फरत हो गए, दीगर फैसल इकबाल, बहुत सारे जो क्रिकेटर हैं वो इस वक्त कोचिंग कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये नहीं आया कि फैसल अतर को भी किसी जो है टीम के साथ लगा दिया जाए या एसोसिएशन के साथ लगा दिया जाए, ताकि वहाँ पर कोचिंग करें? आपने लेवल 3 कोर्स भी किया हुआ है। ये तो डिपेंड करता है ना क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, उनके किस चीज की जरूरत है और किस तरह के बंदे की जरूरत है, और किस लेवल का काम वो समझते हैं कि उनको रिक्वायर्ड है। तो जाहिर है उसी हिसाब से वो सिलेक्ट करते हैं, और इस हिसाब से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देते हैं। मेरी तरफ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई थी, मैं एज ए कोच काम कर रहा था अंडर 19 लेवल पे। उसके बाद चाइना की जिम्मेदारी आ गई थी, तो हमने कमिट कर लिया था कि चले चाइना हम चले जाते हैं। सो वो कोविड की वजह से वो पेंडिंग में सिलसिला चलता रहा। अब वो सिलसिला दोबारा शुरू होने जा रहा है। सो एक कमिटमेंट हमारी तरफ से भी थी, एक दफा आया था जरूर कि वुमेन्स की तरफ आप आ जाएं। सो हम कमिटेड थे पहले ही, मतलब इतने अरसे से हमने इंतजार किया हुआ चाइना के लिए, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप भी है। और फिर एक गोल हमने भी सेट कर लिया था कि वहाँ जाकर काम कुछ लेवल का करें, तो हमारे भी एक्सपीरियंस होगा और उस चाइना की क्रिकेट टीम को वहाँ तक ले जाएं जो हमने ऑब्जर्व किया था कि ये टीम नेशन जो है, ये स्पोर्ट्स नेशन तो है, अगर ये एक दफा इनको प्लेयर लग गया, मजा आ गया क्रिकेट का भी, तो ये बहुत कुछ कर सकती है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। तो यही कुछ गोल सेटिंग थी हमारी, इस वजह से हम कमिटेड रहे, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिया नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि जो सीनियर प्लेयर्स को एकदम कोचिंग रोल में लेके आ गए, ये बहुत जरूरी है। कुछ टाइम उनको देना चाहिए क्रिकेटर्स को कि वो कोचिंग रोल को सही तरह समझें, और अपनी जो सलाहियतें कह लें या अपनी जो इंस्टिक्ट कह लें, नेचर कह लें, वो जब कोचिंग रोल में ढाल लेंगे तभी वो इफेक्टिव कोचेस बन सकते हैं और कोचिंग कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी कॉर्नर है जो नजर आया, और इसका प्रॉब्लम उनको भी फेस करना हो रहा है, क्योंकि अचानक आप खेलना एक अलग चीज है, और टीचिंग एंड कोचिंग ये एक अलग कॉर्नर है, बिल्कुल डिफरेंट जिम्मेदारी है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कोच रोल को, क्योंकि अगर हम कोचिंग रोल में आ जाए और अपने आप को क्रिकेटर ही समझेंगे ना, तो फिर हम इफेक्टिव कोच बन नहीं सकते। तो हमें अपने पास को भूलना होगा एज कोच, और कोच क्या करता है, उसको क्या करना चाहिए, वो पूरा रोल, वो पूरी जिम्मेदारियां, वो जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक इफेक्टिव नहीं हो सकेंगे। अच्छा फैसल, आपसे बस ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये चाइना का जिक्र आपने किया, आप और गालिबन मोहम्मद रमज़ान थे
जो तकरीबन 3 साल पहले जिनका नाम आ गया था, अब आपने कहा दोबारा शुरू हो गया, तो दोबारा शुरू कैसे हुआ है? कि ऑफिशियली बात हुई है पाकिस्तान और चाइना की क्रिकेट बोर्ड्स की, या क्या हुआ है? जी वो तो एज इट इज ही था, वो तो स्टॉप ड्यू टू द कोविड की वजह से हो गया था। तो वो जब ऑन होना था, इंतजार था वक्त का कि कोई विंडो मिलती है या काम शुरू होता है तो वहीं से शुरू होगा सिलसिला। वो सिलसिला शुरू हुआ, माजूद चाहता हूँ। तो वो सिलसिला वापस शुरू हो चुका है। तो हम भी कमिटेड थे, इसी वजह से हम डोमेस्टिक में नहीं आए, क्योंकि मैं ये समझता था कि वहाँ जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे तो काम करते भी हैं, जरूरत तो खैर है, लेकिन अब डिपेंड करता है ना कि यहाँ पे आपको क्या जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या आपको इतना समझा जा रहा है कि आप उस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से कर सकेंगे। तो उससे बेहतर यही था कि हम चाइना ही चले जाएं। चलो अब पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं। फाइनल खेलेगा पाकिस्तान को किन एरियाज में अभी भी बेहतरी की जरूरत है इंग्लैंड की स्ट्रेंथ को देखते हुए? इंग्लैंड की स्ट्रेंथ देखिए, इंग्लैंड की जो है बैटिंग जो देखा जाए तो वो भी उनकी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और खासतौर पे उनका ओपनिंग डिपार्टमेंट। और जब वो थोड़ा लंबा खेल भी जाए तो वो तकरीबन डिस्ट्रॉय कर देता है और मैच को बिल्कुल शिफ्ट कर देता है। तो मेक श्योर करें पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ है, अगर वो उनको चैलेंज कर देते हैं और विकेट्स लेने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे शहनशाह अफरीदी भी कमाल किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं और उनका इनस्विंग इफेक्टिव हो रहा है, वो रिदम में आ चुके हैं। तो अर्ली ऑन अगर हम विकेट्स ले लेते हैं, अगर पहले इंग्लैंड बैटिंग करे या बाद में करे, तो विकेट्स लेने का ऑप्शन जो है पाकिस्तान के पास मौजूद है। यही एडवांटेज पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर अब रन कर चुका है पिछले मैच में, तो मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस भी उनको आ गया होगा, क्योंकि बड़ा चैलेंज था, उनके पास प्रेशर भी बड़ा बिल्टअप होता जा रहा था। बाबर आजम एज कैप्टन और एज बैट्समैन। सो अब रिजवान और बाबर के पल्ले से जब रन निकले तो ये फेवर में पाकिस्तान के जाएगा। और पाकिस्तान की क्रिकेट और माइंडसेट और जो खेलने का जो हमारा तरीका है वो ऐसा है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो हर चीज एक्सपेक्ट की जा सकती है पाकिस्तान टीम से। सो फेवर तो है पाकिस्तान के पास, क्योंकि मोमेंटम मिल चुका है पाकिस्तान को। इंग्लैंड भी टफ टीम है, लेकिन वीक कॉर्नर जो नजर आ रहे हैं वो उनके पास ऑफ स्पिनर मोइन अली, मुझे लगता है कि हम उस पर अटैक कर सकते हैं, उनको अच्छा तरीके से टैकल कर सकते हैं। पेसर्स को अगर हमने टैकल कर लिया अच्छा, तो फिर हमारा काम बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल अतहर, आपने वक्त निकाला, आप मसरूफ़ हैं। आपसे फिर किसी वक्त या तो दो बात होगी या फिर वीडियो लिंक के ज़रिए बात होगी। ये वो कोचेज़ हैं जो बाकायदा तालीम याफ्ता कोचेज़ हैं। इन्होंने ह्यूमन साइकी भी पढ़ी हुई है, मैन मैनेजमेंट भी इन्होंने पढ़ा हुआ है। अभी एक टूर्नामेंट में मैं इनके करीब भी रहा था, तो मुझे काफ़ी कुछ जानने का इनसे मौका मिला। काफ़ी क्लियर हैं अपने आइडियाज़। देखिए, 2-3 उन्होंने पॉइंट्स बहुत अच्छे रेस किए हैं, जो जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम क्रिकेटर इनटू अ कोच। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जब आप कोच के रोल में आते हैं ना, तो आप मैनेजमेंट के रोल में आते हैं। आपने बाहर से बैठ के चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। उसमें मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कि आपके 11 या 15 आपके पास जो प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट माइंडसेट्स के हैं। सो एज ए कोच आप उनको किस तरीके से टैकल करते हैं। किसी को प्यार से चलाना पड़ता है, किसी को ज़रा धक्का दे के चलाना पड़ता है, किसी को सख्ती से चलाना पड़ता है। सो ये वो एलिमेंट हैं। अगर आपने सबको एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश करते हैं, देन इज प्रॉब्लम। इसीलिए कहते हैं कि आप जूनियर लेवल के ऊपर जब आप कोचिंग शुरू करते हैं, वहाँ से आप, और प्लस आपने अगर कोचिंग की तालीम हासिल की हुई है, क्योंकि वो आपको पूरी नेट मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, उसके बाद टेक्निकल, क्योंकि 5 मेजर एरियाज होते हैं जिसके ऊपर एक कोच काम करता है। तो लेवल 3 में पढ़ाया जाता है। टेक्निकल हो गया, टेक्टिकल हो गया, उसके बाद फिर आपकी फिटनेस के जो वो उसके ऊपर आ गया। फिर आपकी लाइफ मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी डाइट, आपका सोना, आपका उठना, कितना वक्त आपने ट्रेनिंग को देखना है, कितना नहीं देखना। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर काम करना है वो आपकी मेंटल टफनेस है। मेंटल जो एबिलिटी है ना, वो सबसे प्राइम होती है इन तमाम जो 4 शोबे मैंने बताया उसके अलावा, क्योंकि वो आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो आपकी टेक्निकल आपकी टेक्निकल अवेयरनेस को और आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को और आपके फिटनेस मैनेजमेंट को जो है ना वो बेहतर करती है। क्योंकि आप जितना आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप सारी चीज़ें जो है अकॉर्डिंगली करते चले जाएंगे। सो कोच का रोल जो है ना वो बेसिकली आप इस तरह समझें कि एक टीचर है जिसने अपने सामने उसके जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको किस तरीके से, क्योंकि आपके स्टूडेंट्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ही नहीं आएंगे ना। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको 20 के बेंच के साथ आप काम कर रहे हैं तो 20 के 20 आपके टेस्ट प्लेयर बन जाए। उसमें से 2 से 3 आप पिक करते हैं एज ए कोच के, यार किस में आपको नज़र आती है कि उसमें चाह भी है, उसमें लगन भी है, उसमें जज्बा भी है और उसमें वो मेंटल टफनेस भी है जो कि रिक्वायर करती है एट द इंटरनेशनल लेवल। सो आप उनको पिक करके फिर उनको आप
सर्टन गोल्स, सर्टन चीज़ें जो हैं उनको देते हैं ताकि उनके साथ साथ मुसलसल काम करें। हमारे यहाँ इशू ये होता है कि 2 से 3 महीने वो आपके साथ रहता है, उसके बाद जाके फिर अपनी पुरानी जगह पे चला जाता है जहाँ पर उसको उस किस्म की फैसिलिटीज़, उस किस्म की कोचिंग, उस किस्म की वो चीज़ें नहीं मिलती। तो बाज़ इसलिए प्लेयर्स थोड़ा डिलेड उनकी एंट्रेंस होती है इनटू एन इंटरनेशनल क्रिकेट। पाकिस्तान में हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं ही कितने, एक लाहौर का है, एक कराची वाला, वो भी इतना आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, एक मुल्तान में है। तो ये भी तो कमी है ना, ये हम लोग उस लेवल पे काम नहीं कर रहे जहाँ हमें करना चाहिए। देखिए बहुत सारे ममालिक में जो है ना वो इस तरह की सेंटर ज़्यादा होते हैं। दूसरा स्कूल क्रिकेट होती है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट होती है, कॉलेज की क्रिकेट होती है जो पहले हुआ करती थी, जिससे आपको जो है वो नौजवान लड़के मिलते थे जो आगे आगे देते। अब आप देखें ना स्कूल क्रिकेट होती है, ना कॉलेज है, ना इंटर यूनिवर्सिटी है। तो पहले आपको इंटरमीडिएट के, आपने देखा होगा कि तमाम इंटरमीडिएट के जो है वो इवेंट हुआ करते थे, उससे काफ़ी लड़के सामने आते थे। ये चीज़ें हमने ख़त्म कर दी हैं। अब जो है वो सारी क्रिकेट जो है वो एक PSL तक चली गई, या फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी तक चली गई, या पाकिस्तान कप तक चली गई। तो ये चीज़ें अगर हम निचली सतह से जैसे अंडर 13, 16 या 19 सतह से अगर अभी ट्रायल्स होने वाले हैं, बिल्कुल वो इंटर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल होने वाले कराची में मेरे ख्याल में 15 तारीख से, लाहौर में भी, कराची में 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं। तो ये अच्छा है। इससे देखें ना अब पूरे कराची से अगर लेकिन तवज्जो जो है NHPC पे तवज्जो नहीं है पाकिस्तान तवज्जो इस वजह से नहीं है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिस तरीके से फैसल ने बात की कि आपको ज़रूरी नहीं है कि एक क्रिकेटर को ही आप कोच लगाएं, वो क्रिकेटर जो कोचिंग कोर्स किया हुआ हो, जिसको पता हो कि मैंने खिलाड़ी को क्या चीज़ बतानी है और क्या चीज़ नहीं बतानी। क्रिकेटर होना, जैसे हारून भाई ने कहा, ये एक मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट हर कोई नहीं कर सकता, हर क्रिकेटर नहीं कर सकता। हर क्रिकेटर ना ही वो अच्छा चीफ सेलेक्टर बन सकता है और ना ही अच्छा हेड कोच बन सकता है। आपने देख भी लिया, ये वाला क्रिकेटर तो 22 टेस्ट मैच खेला हुआ है। ये तो अच्छा चीफ सेलेक्टर है। नहीं, चीफ सेलेक्टर देखिए, चीफ सेलेक्टर की बात में इसलिए कर रहा हूँ कि देख चीफ सेलेक्टर के पास एक चीफ सेलेक्टर अकेला नहीं है ना। चीफ सेलेक्टर तो सिर्फ जो है आपके पास 6 टीमों के सिलेक्टर हैं। फिर आपकी सबसे बड़ी बात है कि जो मैनेजमेंट है, कप्तान है, सब आपको मशवरे देते हैं। फिर आखिर में जाके चीफ साहब के सहन होते हैं, तो उसके बाद ही टीम फाइनल होती है। हर चीज़ कोई ये नहीं कि हम देखें मोहम्मद वसीम के हाथ में। कल तक आप उसको कितनी तनकीद का निशाना बना रहे थे, आप भी बना रहे थे। मैंने नहीं बनाया भाई, सभी लोग कह रहे थे मोहम्मद वसीम ने सिलेक्शन से ही नहीं की। उसने ये कहा हमेशा ये कहा कि वक्त अभी नहीं है। आप उसने ये कहा कि भाई जो मेरे पास अवेलेबल लड़के थे, अवेलेबल जो मुझे देख रहा था कि ये बेस्ट है, उसमें से टीम सेलेक्ट की है। लेकिन मैं भी खुद कह रहा हूँ कि मैंने भी तनकीद की, सब ने दी। पूरा पाकिस्तान जितने भी लोग बैठे हुए सब तनकीद की। आसिफ को क्यों लिया, उसको क्यों लिया। देखिए इनफिट खिलाड़ियों को लेके गए, ये सब एतराज़ कर रहे हैं। लेकिन जब टीम अच्छा करती है ना आसिफ भाई, अब तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे जब आप जीत रहे हो कि वो लोगों से मेच्योरिटी की कमी है, ऐसा लगता है। एक ब्रेक का वक्त है, बदी को मैं रोकूंगा, हारून भाई आपको भी रोकूंगा। इसके बाद आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आखिरी सेगमेंट है। अब हारून भाई, अभी खबर ये आई, हमने देखी, फुटेज भी देखी, रमीज़ राजा भी गए और उन्होंने लड़कों को लेक्चर दिया है। ये कितना असरअंदाज हो सकता है? देखिए, असरअंदाज होने की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है कि क्योंकि रमीज़ राजा एक क्रिकेटर हैं और चेयरमैन हैं और वो 92 के वर्ल्ड कप का पार्ट थे। सो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं उनसे कि यही सिमिलर सिचुएशन थी, टीम गिरी हुई थी, किस तरीके से उठी, कप्तान का रोल उसमें क्या था, प्लेयर्स ने किस तरीके से कम बैक किया। सो ये वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं और वो बता सकते हैं कि प्लेयर्स को कि आप जिस लेवल पे भागे हो, एक हर्डल रह गई है, उसको भी आपने अबूर करना है और आप उसी कमिटमेंट के साथ खेलें जिस तरीके से आपने पिछले तमाम जो 3 से 4 मैचेस जो आपने जीते हैं बहुत ही आउटस्टैंडिंगली, बड़ी बुरी पोजीशन से आप लोग आए हैं, तो इसको आपने अब ज़ाया नहीं करना। तो असली मेरा ख्याल है प्लेयर्स के भी जहन में ये होगा, टीम मैनेजमेंट को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। सो आई होप इंशाल्लाह, देखें अल्लाह बेहतर करेगा। ऑब्वियसली देखें, फेट ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका काम है मेहनत करना। आपने फील्डिंग सेशंस जो आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस जो कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से मैच को सामने रखते हुए अपने उन सेशंस को आप करें, तो इंशाल्लाह जिस दिन मैच होगा उस दिन ऑब्वियसली टॉस के ऊपर भी डिपेंडेंस मेरा ख्याल है दोनों टीमों को नहीं है। दोनों टीमें ऐसी हैं कि वो टॉस के ऊपर नहीं जाएंगी। बदी 8 रन बनाए थे रमीज़ राजा ने फाइनल में, 26 गेंदें खेली थी एज ओपनर,
फेल हो गए थे वो, लेकिन कैच लिया था उन्होंने। कैच आखिरी कैच में था, आखिरी में कैच लेकिन वो एज आप क्रिकेटर, एज क्रिकेटर हम बात कर रहे हैं रमीज राजा। हाँ। इन्होंने हाँ, क्रिकेट पे बात की तो मैं क्रिकेट का आप नहीं, आप सही कह रहे हैं, वो 8 ही रन बनाए थे और कैच उन्होंने आखिरी वाला लिया था। देखिए 1992 को मैं तो कहता हूँ कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि 1992 में भी आप जीते थे और आज भी आप जीत जाएंगे। 2007 2009 में वर्ल्ड कप जीते ना T20 बिल्कुल, वाला। वही 13 यूनुस खान किधर है यार? मैं वही मैं कह रहा यूनुस हूँ, खान को वो इज्जत क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं पाकिस्तान मिली? में? 13 साल हुए ना, 9 के बाद हमें 13 साल हुए। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि 2009 में हम जीते थे तो हम 2022 में भी जीत सकते हैं? अब ये चीजें सभी लोग, मेलबर्न ग्राउंड वही सब, इंग्लैंड यहाँ वही, तक के ये अब चीजें मैं क्या नाम कहता हूं कि कप्तान ने लूं, एक जाके कहा। सियासी शख्सियत है, चले नाम नहीं लेता मैं, लोग देख लें, उन्होंने ट्वीट किया है कि उन्होंने फैक्ट भी गलत दिए कि इमरान खान का वो दूसरा वर्ल्ड कप बतौर कप्तान था। उन्होंने कहा 87 वाला वर्ल्ड कप, 92 वाला वर्ल्ड कप, तो इमरान खान का वो दूसरा वर्ल्ड कप बतौर कप्तान था। उनको 87 में बिलीव नहीं था लेकिन 92 में बिलीव आ गया। यार आपको पता अच्छा, है कुछ क्रिकेट का, एक और वो चीज तीसरा सुनिए। वर्ल्ड कप था इमरान खान साहब का बतौर उस वर्ल्ड कप में 83, इमरान खान ने 87, सिर्फ 92 2 मैचेस में रन किए थे। आपको ये पता है, 10 मैचेस खेलने के बाद 2 मैचेस में रन किए थे उन्होंने सिर्फ। अनफिट खेले थे वो। अनफिट खेले थे, रिटायर और हो गए थे 87 बिल्कुल के मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप के बाद। तो वो इतने रन भी नहीं किए थे। अब जाके खिलाड़ियों को मैंने सुनी भी है उनकी बातें, रमीजा जो कहते कि 1992 में हमारे कप्तान थे, उन्होंने हमें ऐसे मोटिवेट किया था, तो आपको इस तरीके से जाना चाहिए, वो जाए। मेरे ख्याल में इस वक्त खिलाड़ियों को उस तरफ नहीं ले आना चाहिए। पीछे उसको कहें जाने कि भाई आप इस वर्ल्ड कप में जीते, जिस तरीके से आप खेलते हुए आ रहे उसी तरीके से खेलें, अपना 100% जो है ग्राउंड में दें। जीत हार जो है वो किस्मत की बात है, लेकिन जब आप लड़के हारते हैं या जीतते हैं तो वो शायकीन भी आपको बुरा नहीं मानते। और दूसरा अब ये है कि अब आपके सामने इंडिया भी नहीं है, इंग्लैंड है, तो बहुत सारे लोगों को गुस्सा, अगर खुदा न खास्ता इंडिया आता और खुदा न खास्ता हम आ जाते तो वो रिएक्शन गलत आता। लेकिन अब इंग्लैंड से खुदा न खास्ता, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे जीते, हमारी वो इंशाल्लाह जीतेंगे। क्या करना होगा अरुण भाई? मोटी मोटी बात देखिए इस चीज़ की, देखें आप जो हम ये बात कर रहे हैं कि कंपैरिजन ऑस्ट्रेलिया 92 का हो रहा है, वो इत्तेफाक ऐसा है कि सिचुएशंस की सिमिलैरिटी है। बेसिकली अगर आप, जब यूनुस खान ने कामयाबी हासिल की थी उस वक्त पाकिस्तान की T20 की टीम इस तरीके से इन हालात से गुजर के फाइनल में नहीं आई थी, और क्योंकि वो जगह भी वही है, आपके ओपोनेंट भी वही है, सो हालात उस तरह, सिर्फ हालात के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग उसके कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, लोगों की अपनी मर्जी, लेकिन आई थिंक वो सारी चीज़ें हिस्ट्री हो गई हैं, उसको वो कोई इनको काम तो नहीं देगी, इनको काम तो देगा ऑन द डे। ऑन द डे 3 आपके सेगमेंट्स हैं जिनमें आपने काम करना है, दैट इज़ योर बैटिंग, योर बॉलिंग एंड फील्डिंग। दोनों टीमों में से जो ये तीनों सेगमेंट्स में एक दूसरे पे हावी हुआ तो वो मैच जीतेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो इसलिए दोनों टीमें ही फोकस्ड होंगी और दोनों कोशिश करेंगी कम से कम एरर्स करें। अगर आप टेनिस मैच में देखते हैं कि वो जब अनफोर्स्ड एरर्स का दिखाते हैं, वही बेसिकली हार और जीत का सबब बनती हैं। तो आपके अनफोर्स्ड एरर नहीं होने चाहिए, कैचेस आपके पास आए आप अवेल करें, रन आउट के चांसेस आए आप उसको अवेल करें, बैटिंग में जो प्लेयर सेट हो गया वो लेके जाए टीम को आखिर वक्त तक। सो मेरे अपने नज़दीक दोनों टीमें इसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगी, दोनों बैलेंस टीमें हैं और मुझे लगता है कि मैच बहुत अच्छा होगा। मेरे ख्याल में जो टीम इन दोनों टीमों में से जो पहले जो पावर प्ले है बॉलिंग का चाहे बैटिंग का, इन दोनों पावर प्ले में अच्छा खेल जाएंगी वो टीम जीत जाएगी, क्योंकि पावर प्ले जो है वो बड़ा अहमियत रखता है। अगर 6 ओवर में आपको शुरू में पहली बैटिंग करते तो मैच तो हो जाए, बारिश की देखिए बारिश 95% पहले दिन है, दूसरे दिन भी बारिश है, तो अगर बारिश नहीं होती तो मेरे ख्याल में पावर प्ले दोनों टीमों में से जो भी अच्छा इस्तेमाल करेगा बॉलिंग का और बैटिंग का, वो टीम को ज़्यादा एडवांटेज होगा। अगर 60-65 रन आप 6 ओवर में बना लेते हैं और आपकी विकेट नहीं गिरती, पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो फिर आप 180-90 तक जा सकते हैं। और अगर आपके ने 6 ओवर में 30 रन बनाए और 2 आउट भी हो गए तो फिर आप ज़्यादा कोशिश करेंगे 140-50 या 55 पे ख़त्म हो जाए। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको, और उस दिन जो है ना गलती की गुंजाइश नहीं है, चाहे वो फील्ड कह चाह रहा हो, चाहे फील्डिंग हो, या गलती की गुंजाइश नहीं है। ये बेन स्टोक्स इतना बड़ा प्लेयर बन गया। आपको याद है कि पिछले जो वर्ल्ड कप में इसके साथ हुआ था, या इसके साथ जो वाक़यात हुए, ये बिल्कुल रोने लग गया था, इसको वापस लेकर आया। एलेक्स हेल्स भी एक मसले का शिकार था, उसको भी वापस लाया, दोनों के दोनों मेन स्टे बन गए। ये जो काम है ये किसका है और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ये कैसे किया होगा? देखिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ और हमारे यहाँ भी ऐसी मिसालें हैं, मैं खिलाड़ियों के नाम नहीं ले रहा, नहीं बुरा लगेगा उनको, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसी मिसालें कि लड़कों को बिल्कुल साइड में करना। नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो आपको सिस्टम को देखना होगा। देखिए उनके यहाँ पर हम सिर्फ क्रिकेट सिस्टम की बात नहीं करते, उनका ओवरऑल जो उनका सिस्टम है उसमें उनके बच्चे जो हैं वो
एक तो पढ़ते लिखते ज़रूर हैं, उसके बाद उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत ही सॉलिड फुटिंग पे होती है, और उसके बाद जो उनकी साइकोलॉजिकल जो ट्यूनिंग होती है ना, जब भी किसी इसी किस्म की सिचुएशन से गुजरते हैं तो बाकायदा उसकी हेल्प लेते हैं और उसके बाद वो उसके ऊपर खुद बहुत वर्क करते हैं। आई थिंक आपने सही कहा कि स्टोक्स के ऊपर बुरा वक्त आया था, हेल्स के ऊपर बुरा वक्त आया था, लेकिन वहाँ से वो कम बैक किया, वापस आए। दूसरी चीज़ अभी आपने एक और जो चीज़ की थी कि अगर बारिश का एलिमेंट है, अगर मैचेस उसमें में खलल आया तो एक तो डीएल मेथड जो है ना वो फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर पूरे ओवर्स के मैच नहीं होता और बीच में अगर आपके ये टुकड़ों में होता है तो आपके लिए तो बहुत ही इश्यूज हो जाएंगे कैलकुलेशन के, कि आपको पार स्कोर कितना रखना है, विकेट्स कितनी आपको इन हैंड रखनी है। आप अगर फॉर इंस्टेंस आप शुरू में आप खेल रहे हैं 8 से 10 ओवर आपने खेल लिए, आपका 40 बोर्ड पे लगा हुआ है और एकदम से बारिश होती है, उसके बाद 2 ओवर का गेम मिलता है, आप कितने रन्स लेके जाएंगे? सो इट्स वेरी ट्रिकी। सो ये सारी चीज़ों को भी जेहन में रखना होगा। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मौसम की वजह से अगर इसमें खलल होता है तो डेफिनेटली दोनों टीमें हैम्पर होंगी इसमें। ये क्या सिस्टम क्या रखा है? कल मैच अगर नहीं होता, पर इतवार को अगर मैच नहीं होता तो वहीं से पीर को शुरू होगा मैच। अब ये है कि अगर पूरा दिन बारिश हो 10 जाती ओवर है, का मैच तो कम से कम होगा। अगर बारिश हो जाती है पूरा दिन मैच नहीं होता तो फिर तो आपको उसको दिन को ही ख़त्म कर दें, फिर अगले दिन मैच होगा। अगर ये है कि 10 ओवर होते हैं या 12 ओवर होते हैं और बारिश हो जाती है तो फिर अगले दिन ये होगा कि वहीं से जो है इस मैच को दोबारा शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब इतवार को अगर ये होता है तो पीर को ऐसा होगा। पीर को ऐसा होगा। अगर वहां से शुरू कर दें, अगर उस दिन भी बारिश है, मसले मसाइल हैं, अगर आपका टाइम ज़्यादा गुजर जाता है तो फिर उन 12 ओवर्स के बजाय अब वो चेक करेंगे कि दूसरी टीम जो है उसको फिर 12 ओवर्स खेलने, 6 ओवर खेलने या 8 ओवर खेलने, फिर उनको एक टारगेट दे दिया जाएगा कि ये चीज़ होगी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, लेकिन वर्ल्ड कप का फाइनल है और अगर ना हुआ तो फिर 6 महीने टॉस होगा, 6 महीने की ट्रॉफी यहाँ जाएगी, 6 महीने के लिए दोनों टीमें शेयर और टॉस में तो बाबर हार रहा है। अच्छा, ये एक मजे की बात है कि कल जो मैच हुआ सेमीफाइनल जो इंग्लैंड जीता है, पता नहीं कि टॉस जीतने वाली 11 मरतबा जो टॉस जीता है वही टीम मैच जीती है। लेकिन कल नहीं, वो टीम मैच हारी है, लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ कि टॉस जीतने वाली टीम मैच जीती है। पहले बैटिंग मतलब है कि स्टैट्स की इतनी अहमियत नहीं है। बिल्कुल, स्टैट्स की इतनी अहमियत सिर्फ आपको एक हेल्प करते हैं कि ये चीजें हुई हैं, लेकिन जब आप ऑन द डे आते हैं तो आपकी अपनी टीम की स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है ऑन द डे, वो मैटर करती है। बड़ी अच्छी बात है आप जो इंडियन साफी मैंने की है यार, नहीं, गुप्ता ने जो बात बड़ी अच्छी बात की, उसने ये कहा कि भाई अब एलेक्स हेल्स और जॉर्ज बटलर, उसने एक छक्का लगाने के बाद ये नहीं कहा कि मैं सिंगल ले लूं, डबल ले, उसने कहा अगर मुझसे लग सकता तो मैं एक और मार। इंग्लैंड की तो देखो वर्ल्ड कप के शुरू से हम बात कर रहे थे, इंग्लैंड वो टीम है कि जो आउट हो रहे हैं लेकिन उन्होंने हमारी सीरीज में देखे 7 मैचेस में उन्होंने क्या किया। इंग्लैंड का इशू ये रहा है हमेशा के। और पाकिस्तान का जो पावर प्ले में स्कोर है वो सिर्फ नेदरलैंड्स और जिम्बाब्वे से ज्यादा है। 5.9 पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट है पावर प्ले के अंदर। तो ये है कहानी पाकिस्तान की। पाकिस्तान पहुंच गया, कहानी का इख्तिताम अच्छा हो तो हम कहते हैं ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो ऐसा ही होने जा रहा है और ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। हमारी दुआ है पाकिस्तान के साथ, लेकिन दुआ के साथ थोड़ी सी दवा की भी ज़रूरत होती है। वो भी कर रहे होंगे पाकिस्तान के कोचेस और पाकिस्तान की पूरी टीम। बाबर आजम, आपके लिए भी नेक तमन्नाएं। आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।